हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों आज के तीनों शिफ्ट की अगर बात करें काफ़ी आसान आया है ना कंपैरेटिवली। और अगर जो बच्चा डेली पढ़ाई कर रहा है, रिवीजन कर रहा है, उसको कहीं पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। इस क्लास के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए, और दोस्तों कल रात्रि 8 बजे आप लोग रेडी रहिएगा, वो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है। चलो आ जाओ। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है? देखिए दोस्तों, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं कार्बन से तो क्या होता है? देखो, कार्बन जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो एक अपचायक है। वो क्या करा देगा? अपचयन करा देगा इसका। और दोस्तों जब जिंक ऑक्साइड का अपचयन होगा, अपचयन किसको बोलते हैं? जब किसी से ऑक्सीजन हटता है तो इससे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हट जाएगा, तो आप लोगों को मिल जाएगा जिंक। और साथ में दोस्तों क्या है, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ में मिलकर क्या बना लेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, चलो। किस माध्यम में प्रकाश सबसे तेज चाल से गति करता है? देखिए दोस्तों, आपको पता है हर माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? ज्यादा होगी। अब देखिए दोस्तों, हीरे का तो अपवर्तनांक काफी ज्यादा होता है, 2.42। क्राउन ग्लास का कितना होता है बताइए? 1.52। दोस्तों बेंजीन का कितना होता है? 1.5। अरे क्राउन ग्लास का देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है या नहीं है? बताओ। ठीक है, बेंजीन का लिखा हुआ है या नहीं है? कार्बन डाइसल्फाइड का है या नहीं है? तो जो एनसीईआरटी में लिखे हुए एटलीस्ट वो तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका है? बेंजीन का है। तो इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? ज्यादा होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी है? दोस्तों परजीवी आप लोग किसको बोलते हैं? जो किसी दूसरे की बॉडी में या किसी दूसरे की बॉडी पर रह के क्या करता है? पोषक तत्व ग्रहण करता है। बताओ बताओ। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? अच्छा, कौन सा परजीवी नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जू ये एक परजीवी है। कसकुटा है ना, अमरबेल ये एक प्रकार का प्लांट है। ये किसी दूसरे प्लांट पर ग्रो करता है और उस प्लांट से पोषक तत्व प्राप्त करता है, तो ये भी एक प्रकार का परजीवी है। दोस्तों टिक है ना, ये बेसिकली आप लोगों के छोटे छोटे होते हैं, जैसे है ना जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते, उनकी बॉडी पे आप लोगों के पड़ जाते हैं छोटे छोटे एक प्रकार के कीड़े होते हैं और उनकी बॉडी से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का पैरासाइट है। कौन सा एक पैरासाइट नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सॉरी। चलिए बताएंगे, एक कोशिकीय जीवों में कौन सी प्रक्रिया नए जीवों का निर्माण करती है? या मैं बोलूं, एक कोशिकीय जीव किस विधि से प्रजनन करते हैं? जैसे अगर आप लोगों को पता है अमीबा, क्या ये एक कोशिकीय जीव है? क्या ये किस विधि से प्रजनन करता है? कोई मुझे बताएगा? बताओ। तो ये करता है बाइनरी फिजन, हिंदी में बोलते हैं द्विखंडन। अब देखिए दोस्तों, बात को ध्यान से समझिए। जैसे प्लाज्मोडियम, ये भी एक कोशिकीय जीव है क्या? तो ये कैसे प्रजनन करता है? आइए देखिए, बात को समझते हैं। दोस्तों एक मेथड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फिजन। ठीक है, हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं विखंडन। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है बाइनरी फिजन, एनसीईआरटी में इसकी हिंदी दी गई है द्विखंडन। और दोस्तों एक होता है आप लोगों का मल्टीपल फिजन, जिसे हिंदी में बोलते हैं बहुखंडन। ठीक है, तो ये जो मेथड होता है, ये इस मेथड से कौन प्रजनन करता है? जो एक कोशिकीय जीव होता है ना, वो इस विधि से प्रजनन करता है। तो कहीं पर तो क्या होता है, एक कोशिका आप लोगों के दो पार्ट में टूट जाती है, इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। कहीं पर एक कोशिका कई कोशिका में टूट जाती है, इसको बोलते हैं बहुखंडन। तो अगर बात करें बहुखंडन या द्विखंडन, दोस्तों ये एक प्रकार का क्या है? फिजन का ही प्रकार है, विखंडन का ही प्रकार है। ठीक है, तो फिजन जो है, इस मेथड का इस्तेमाल कौन करता है? एक कोशिकीय जीव करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, फिजन की हिंदी होती है विखंडन, गलती मत करिएगा। और फ्रेगमेंटेशन की हिंदी होती है खंडन। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था। क्लियर है क्या? चलो आ जाओ। चलो बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 180 किलोमीटर पर आवर की प्रारंभिक चाल से चल रही एक कार। दोस्तों एक कार है
वो दोस्तों चल रही है। प्रारंभ में इसकी चाल कितनी थी? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मैं गुना कर देता हूं। ये दोस्तों 180 कटा 18 से 10 बार में 10 × 5 हो गया 50। तो प्रारंभ में इसकी जो चाल थी वो 50 मीटर पर सेकंड थी। और दोस्तों जब भी कोई सॉरी, जब भी कोई सीधी रेखा में चलता है तो चाल बोल दो या वेग बोल दो, बात बराबर होता है। यानी प्रारंभ में इसका वेग कितना था? 50 मीटर पर सेकंड था। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 5 सेकंड में रुक गई, तो जब रुक जाएगी फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो आप लोगों से पूछा गया है कार पे कितना बल लग रहा है। दोस्तों किसी भी वस्तु पे कितना फोर्स लग रहा है, फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। कार का मास यानी द्रव्यमान कितना है? 4800। और दोस्तों कार का त्वरण कैसे निकालेंगे? त्वरण क्या होता है? वेग में कितना परिवर्तन आया बटे कितने समय में आया। तो देखिए दोस्तों वेग कितना हो गया? 50 से 0 हो गया। कितना परिवर्तन आया? -50 का आया। कितने समय में आया? 5 सेकंड में आया। तो ये -50 कटा 5 से -10 बार में 4800 इंटू -10 कितना हो जाएगा? -48,000। और दोस्तों माइनस का मतलब क्या है? रिटार्डिंग फोर्स है, मंदन बल है। आपसे मान पूछा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर मेरी शिफ्ट में इसका IUPAC नेम पूछा गया है CH3COCH3। कौन बताएगा? मुझे बताओ। मैंने क्या बताया था? जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, इस कार्बन से कुछ कार्बन जुड़ा हो, इससे कुछ कार्बन, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। तो ये बेसिकली 3 कार्बन वाला कीटोन हो गया। और 3 कार्बन वाले जो कीटोन होता है उसका नाम क्या होता है? प्रोपेनॉन होता है ना। भूल गए क्या? ठीक है, आ जाओ दोस्तों। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का मात्रक आप सभी को पता है क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। चले आगे। बहुत बढ़िया। गिटार और कार हॉर्न में, है ना, किसकी पिच अधिक होगी? देखिए दोस्तों आप लोगों को पता है किसी भी ध्वनि की जो पिच होती है वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, आवृत्ति पे डिपेंड करती है। अब दोस्तों आपको पता है गिटार में जो ध्वनि की फ्रीक्वेंसी होती है काफी अधिक होती है। क्लियर? टन 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 टन, है ना, फ्रीक्वेंसी अधिक है। तो गिटार में साउंड की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, तो गिटार के जो साउंड होगा उसका पिच भी अलग अधिक होगा। जबकि दोस्तों यहां पर फ्रीक्वेंसी काफी कम होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने टाइम में आप साउंड उत्पन्न कर पा रहे हो। ठीक है, तो हॉर्न में फ्रीक्वेंसी कम होती है तो पिच भी क्या होगी? कम होगी। तो पिच ज्यादा किसकी होगी? गिटार सॉरी। आगे बात समझ में? ये कौन है? एक बच्चा इतनी देर से परेशान हो रहा है, सर जो आपने विराट बैच वाला वीडियो है उसमें से चैप्टर हटा नहीं है ना। कौन सा चैप्टर हटेगा? क्या बोल रहे हो? तुमको ये नहीं पता? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। एक ठोस बेलन जिसकी त्रिज्या इतनी दी गई है और ऊंचाई इतनी दी गई है, ठीक है, ये एक आपका सिलेंडर है, ये एक आपका बेलन है। ठीक है, इसकी ऊंचाई दी गई है 1 मीटर। और देखिए दोस्तों आप लोगों को जो इसकी रेडियस दी गई है, त्रिज्या, वो कितनी दी गई है? 0.1 मीटर दी गई है। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों आपने इसको किस में रख दिया? मान लो ये पानी है, पानी में आपने इस बेलन को रख दिया। ठीक है, तो बेलन को आपने कुछ इस प्रकार रखा है कि जो इसकी टोटल इसकी हाइट थी 1 मीटर, उसमें से 0.4 मीटर कहां पर है? पानी में है। 0.4 मीटर क्या है? पानी में। तो बताओ इस पे कितना बल लगेगा? करो क्वेश्चन सॉल्व। बताओ बताओ बताओ। तो देखिए दोस्तों जब भी किसी वस्तु को किसी तरल में डालते हैं तो कुछ तरल विस्थापित होता है और इसकी वजह से वो तरल जो होता है उस वस्तु पे बल लगाता है। उस बल को बोलते हैं बायंसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल। दोस्तों किसी भी वस्तु पे उत्प्लावन बल कितना लग रहा है कैसे निकालेंगे? कितना तरल विस्थापित हुआ है उसका भार ले लो, वेट ले लो। आपको भार लेना है यानी mg लेना है। किसका? जो तरल आप लोगों का विस्थापित हुआ है उसका भार लेना है। आगे बात समझ में? ठीक है दोस्तों। कितना पानी इधर उधर गया आपको पता है क्या? 1 किलो 2 किलो? नहीं। तो मास तो आपको पता है ही नहीं। तो मास को आप लोग क्या लिख दो? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख दो। तो डेंसिटी, जो तरल विस्थापित हुआ है, जो पानी विस्थापित हुआ है, उसकी डेंसिटी पता है क्या आपको? बिल्कुल पता है। कितनी है? 1000।
दोस्तों कौन मुझे बताएगा कितना पानी का आयतन इधर उधर गया, विस्थापित हुआ? बताओ 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 बताओ। आयतन कैसे निकालोगे? कौन मुझे बताएगा आयतन कैसे निकालोगे आप लोग? देखिए दोस्तों, वस्तु का इतना आयतन क्या है, पानी के अंदर आ गया ना, तो इतना ही पानी इधर उधर जाएगा, क्योंकि वो पानी जो है वो इधर उधर जाएगा ना, क्योंकि इतना आयतन इस बेलन का अंदर आ गया, तो ये आयतन जितना होगा उतना ही पानी इधर उधर जाएगा। तो ये आयतन कैसे निकालोगे? ये नीचे का एरिया इंटू 0.4। तो एरिया कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर, पाई का मान है 22/7, रेडियस का मान कितना दिया हुआ? 0.1, तो इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। और ये हाइट हो जाएगी 0.4। तो ये आपको वॉल्यूम भी पता पड़ गया। स्मॉल जी का मान दिया हुआ 10। तो चलिए दोस्तों सॉल्व कर लो कितना आएगा। अब आप लोग सॉल्व कर लो कितना आएगा, ठीक है। तो 0.4 को मैं 4/10 लिख दूं, 0.1 को मैं 1/10 लिख दूं, 0.1 को मैं 1/10 लिख दूं। अब सॉल्व कर लो दोस्तों, है ना, और आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है आप लोग कर लेना, कैलकुलेशन है, क्लियर है, सिंपल सी। सर अर्धसूत्री विभाजन किससे संबंधित है? मेरे आयता ऑप्शन बता रहे हैं, 2 ऑप्शन बता रहे हो आप लोग, केवल प्रजनन और एक क्रोमोसोम, बाकी के भी बताओ। देखो दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन क्या है? एक प्रकार का विभाजन है। जब भी हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है तो पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनती है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन 2 प्रकार से होता है। एक तो आपका समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या होता है? जो नई कोशिकाएं बनती है उसमें क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही रहती है जितनी आप लोगों की पुरानी कोशिका में थी। अर्धसूत्री विभाजन में जो नई कोशिकाएं बनती है उसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। तो लो दोस्तों, ये आंसर कर दो। आगे बात समझ में? बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चों वाले, ठीक है, लेकिन तुमसे वो नहीं बन पा रहे एग्जाम में, मैं क्या ही बताऊं। एक बच्चा बोल रहा है कि सर एक देर से कमेंट कर रहा है, सर निर्माण बैच की वैलिडिटी बढ़ा दो। क्यों बढ़ा दो? कम कर दूं क्या? मैं कम कर दूं क्या? अरे आप लोगों को मैंने 1 साल की वैलिडिटी दी थी 365 दिन की, क्या मैं इसको कम कर दूं क्या? 200 दिन की कर दूं क्या? सर कम क्यों कर रहे हो? हाँ तो बढ़ाने की क्यों बोल रहे हो? जो तुम 1 साल में नहीं पढ़ पाए आगे भी नहीं पढ़ पाओगे, ये लिख के ले लो ये, ठीक है। आपको मेरी बातें बुरी लगेगी, लेकिन जो पूरे 1 साल 365 दिन में साइंस नहीं कर पाए, साइंस सब्जेक्ट जो आराम से कड़ी में मतलब कंटिन्यूसली से आदमी 2 महीने में 2.5-3 महीने में पूरा कर सकता है, आप अगर 1 साल में नहीं कर पाए तो सिलेक्शन डिजर्व नहीं करते। बुरा मानो चाहे कुछ भी मानो, ठीक है। और जो भी बच्चे ने सब कोर्स पूरा कर लिया है, अपने नोट्स बना लिए, बस उसको रिवीजन करो, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दो आगे, ठीक है। आ जाओ, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह कहां पर होती है? देखिए दोस्तों, ये रहा उत्तल दर्पण, है ना। तो दर्पण में देखो ये रहा इसका वक्ता केंद्र, तो परावर्तन जो होगा वो इस वाली सरफेस से होगा, है ना, इस वाली सतह से होगा उत्तल दर्पण में। तो परावर्तक सतह कहां पर है? केंद्र की तरफ है, केंद्र से दूर है। सर वक्ता केंद्र से दूर है। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है, आपकी एग्जाम डेट आ गई सभी की, बताइए क्या है एग्जाम डेट? एग्जाम डेट आ गई आप लोगों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वेग समय ग्राफ एक कर्व है तो त्वरण कैसा होगा? जैसे दोस्तों मान लीजिए आप लोग क्या कर रहे हो, ऐसे गति कर रहे हो, है ना, ऐसे कर रहे हो गति। तो मैंने एक ग्राफ बनाया, वेग समय ग्राफ, जहां पर मैं बता रहा हूं आपका वेग जो है, वेलोसिटी, वो टाइम के साथ में कैसे चेंज हो रही है। मान लो कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है, ऐसा, ठीक है। अब देखो आपको पता है वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है, जो स्लोप होता है, वो आपको त्वरण देगा। तो अगर बात करें यहां पर तो कोई ढाल है ही नहीं, यहां पर ढाल क्या है, काफी ज्यादा है, यहां पर थोड़ा कम है। तो ढाल अलग अलग जगह अलग अलग है, यानी त्वरण का मान अलग अलग जगह अलग अलग है। यहां पर अलग त्वरण है, यहां पर अलग है, यानी त्वरण का मान कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। दोस्तों आ रही है बात समझ में? क्लियर है क्या? क्लियर है? क्लियर है? आ जाओ। एक बच्चा बोल रहा है कि सर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें सर अंतर पूछा गया था आज एग्जाम में। तो मुझे बताओ दोस्तों, इस वाली यहाँ पर किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। यहाँ से किसका निर्माण होता है? वसा का निर्माण होता है।
दोस्तों इस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पे क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। इसकी सतह पे क्या पाया जाता है? कुछ नहीं पाया जाता। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, सिंपल से, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ। साधारण नमक पानी में आसानी से क्यों घुल जाता है? देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि पानी में कोई भी आयनिक यौगिक आसानी से घुल जाते हैं। क्या मैंने बताया था? क्या पानी में कोई सा भी आयनिक यौगिक होते हैं वो आसानी से घुल जाते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली ये जो बॉन्ड बना हुआ है वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, यानी यहां पर पोल्स है, ध्रुव है। और दोस्तों पानी में भी क्या होता है, ऐसे इस पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज, इस पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, यानी यहां पर भी पोल्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, कोई भी पोलर यानी ध्रुवीय प्रकृति का जो पदार्थ होता है ना, पोलर हमेशा पोलर में घुलता है। तो ये भी पोलर है तो इसमें घुलेगा नहीं घुलेगा, क्योंकि पानी के जो ध्रुवीय अणु है ना, इसके ध्रुवीय अणु को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। एक बच्चा बोल रहा है सर टेक्नीशियन के लिए टेस्ट सीरीज बिल्कुल लेकर आएंगे, एलपी के लिए तो आपकी आ चुकी है, टेक्नीशियन की भी आएगी। ठीक है, आ जाओ। यदि किसी दर्पण का आवर्धन इतना है तो वह किस प्रकार का दर्पण है? देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को क्या बताया, पहले आप लोग ये देखो, मैग्नीट्यूड देख लो, एक से ज्यादा है यानी प्रतिबिंब कैसा है? बड़ा है। दोस्तों साइन क्या है? पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है, इरेक्ट है। अच्छा, आप लोग मुझे बताएंगे क्या उत्तल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है? नहीं, यानी दोस्तों ये पॉसिबल ही नहीं है उत्तल दर्पण के लिए। समतल दर्पण कभी बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है क्या? नहीं। अवतल दर्पण की बात करें, क्या ये बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है? बिल्कुल। सीधा बना सकता है? बिल्कुल सीधा, उल्टा सब बना लेता है ये। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बोलो, आ जाओ। देखो, कोशिका के भीतर कोशिका द्रव से घिरा हुआ एक गोल आकृति का और काफी गहरे रंग का, जिसमें काफी पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? तो ये न्यूक्लियस है, ये केंद्रक है। और दोस्तों केंद्रक के चारों ओर क्या होती है? झिल्ली होती है, झिल्ली से घिरा होता है। और झिल्ली में कितनी लेयर होती है? 2 लेयर वाली झिल्ली होती है। और दोस्तों इसमें क्या पाया जाता है? कुछ छेद पाए जाते हैं जिसको न्यूक्लियर पोर्स यानी केंद्रक छिद्र भी बोलते हैं हम लोग। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों काफी खांसी हो रही है, तबीयत खराब हो रही है, मैं तो सोच रहा हूँ कल अनाउंसमेंट कैसे करूंगा मैं। 31 तारीख को है। गुड इवनिंग सर, टोटल आपका पड़ा हुआ है, मेरा कल एग्जाम था, पूरे 23 करके आया हूँ। बिल्कुल दोस्तों, आप भी आराम से 22-23 तो आराम से कर लोगे अगर जिसने अच्छे से पढ़ाई करा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नया चीज नहीं पूछ रहा, आपका जो सिलेबस में उसी से पूछेगा। दिक्कत क्या होती है? आप लोग चीजें रिवीजन नहीं करते हो आप लोग, है ना, बस यही रहता है और कुछ नहीं है। चलो दोस्तों, पावर का कौन सा फॉर्मूला गलत है? देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एक तो वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। ओम के नियम से लिख सकते हो, V बराबर होता है I इंटू आर। तो I इंटू आर इंटू आई, बेसिकली ये I स्क्वायर R बन गया, मतलब ये वाला भी सही है, ये वाला भी है, ठीक है। दोस्तों ओम के नियम से V बराबर I इंटू आर होता है, तो I क्या हो जाएगा? V बट्टे आर। तो पावर क्या हो जाएगा आप लोगों का? V स्क्वायर बट्टे आर। क्लियर है? तो ये वाला भी सही है। ये दोस्तों ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ। रेडॉक्स अभिक्रिया। दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया में एक पदार्थ है X जो कि इलेक्ट्रॉन खो रहा है, एक पदार्थ है Y जो कि इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया को बोलते हैं? जहां पर ऑक्सीकरण भी हो रहा हो, जहां ऑक्सीकरण भी हो रहा हो, और दोस्तों जहां अपचयन भी हो रहा हो। आप लोगों को पता है जब भी किसी में ऑक्सीजन जुड़ता है तो आप लोग बोलते हैं उसका ऑक्सीकरण हुआ है, या दोस्तों अगर किसी से हाइड्रोजन हटता है तब भी आप लोग बोलते हैं उसका ऑक्सीकरण हुआ है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तब भी आप लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, इसके जस्ट विपरीत अगर किसी से ऑक्सीजन हट रहा है तो आप लोग बोलोगे उसका अपचयन हुआ है, या दोस्तों अगर उसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है या इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो आप लोग बोलेंगे उसका अपचयन हुआ है। तो कोई पदार्थ X है जो कि इलेक्ट्रॉन खो रहा है, इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और पदार्थ Y इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब उसका अपचयन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? बताओ, बात समझ में आ गई? चलो,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिका से ही होता है, ये बात किसने बताई थी? बताओ सर। कल एक क्वेश्चन आया था, गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे ज्यादा कहां पर होता है, उसमें ऑप्शन थे भूमध्य रेखा में। अब देखो यार, ये वाला क्वेश्चन भी गलत करोगे क्या? पहली बात तो पूछा होगा। अच्छा मुझे बताओ, या मैं पूछूं गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहां पर होगा? बताओ। ये हमारी पृथ्वी है, एक ऐसी रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसको बोलता है इक्वेटर यानी भूमध्य। यहां पर पोल्स, ध्रुव सबसे अधिक कहां पर होता है दोस्तों? ध्रुव पे सबसे अधिक होता है। और दोस्तों इक्वेटर अगर इधर बात करोगे, इस जगह क्या होता है? काफी कम होता है। सबसे कम कहां पर होता है? सेंटर में, 0 होता है। अब ये कोई क्वेश्चन है क्या यार? आ जाओ। तो ये बात किसने बताई थी? रुडोल्फ विर्चो ने बताई थी। कौन से वर्ष में बताई थी? मुझे ये बताओ आप, कौन से साल में बताई थी? कौन से वर्ष में बताई थी? जो वर्ष बताएगा तब मैं मानूंगा यार आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। देखो यार, ये सबसे पहले किसने बताया? उमेश नाम के एक बच्चे ने बताया। ये होती है तैयारी कि सर 1855। क्लियर है? चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया। कौन सी धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगी? दोस्तों आपको पता है, जब किसी धातु की अभिक्रिया करवाते हो आप लोग अम्ल से, तो आप लोगों को क्या मिलता है? एक तो लवण मिलता है, सॉल्ट मिलता है, साथ में हाइड्रोजन गैस। लेकिन क्या सारी की सारी मेटल अम्ल के साथ में रिएक्शन करने पर आपको हाइड्रोजन गैस दे देगी क्या? बताओ। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल HCl की बात करते हैं। अब दोस्तों जिंक की अभिक्रिया करवा रहे हो, क्या जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव जिंक? हाँ, तो हाइड्रोजन को ये हटा देगा, जिंक क्लोराइड आप लोगों का बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। क्लियर है क्या? लेकिन दोस्तों बाकी बात करें, देखिए हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होती है काफी, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड, तो ये आप लोगों की हाइड्रोजन गैस नहीं देगी। क्लियर है क्या? ठीक है, बताओ दोस्तों मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है? दोस्तों आप लोगों की एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से अधिक फसल आप लोग लगा रहे हो, है ना, ये इसको बोलता है मिक्स क्रॉपिंग यानी मिश्रित क्रॉपिंग। अच्छा मुझे बताओ, इंटर क्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग में फर्क क्या है? इंटर क्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग में फर्क क्या है? बताओ। देखिए, इंटर क्रॉपिंग में आप लोग 2 या अधिक फसलों को एक फिक्स पैटर्न में लगाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 2 लेयर आपने मक्के की लगा दी, तो 2 लेयर किसी और की लगा रहे हो, फिर 2 लेयर मक्के की, फिर 2 किसी, ऐसे एक फिक्स पैटर्न होता है। मिक्स में कोई वो नहीं होता, कोई फिक्स रेशो नहीं होता है। आगे बात समझ में? अशुद्ध सोने को शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों आप लोगों को मेटलर्जी प्रोसेस से जो मेटल मिलता है वो प्योर नहीं होता, हम लोगों को उसको बिल्कुल प्योर बनाना है। तो अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एनसीईआरटी ने दिया हुआ भी एक मेथड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, और बोला है किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड। बताओ, तो क्या गोल्ड के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यानी विद्युत अपघटनी परिष्करण का इस्तेमाल करते हैं क्या? क्या आपको पता है? अच्छा कितने बच्चों को पता है ये मेथड क्या होता है? अच्छा मुझे बताओ, कॉपर को प्योर करना है तो क्या करना पड़ेगा? बताओ, आप मुझे बताओ कमेंट करके, कॉपर को प्योर करना है तो क्या करना पड़ेगा? बताओ बताओ बताओ, क्या करना पड़ेगा? तो देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो प्योर आप जो है कॉपर लेना पड़ेगा, उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना पड़ेगा, यानी उसको कैथोड बनाना पड़ेगा, और एक जिसको आप प्योर करने जा रहे हो यानी जो इम्प्योर है उसको एनोड बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर कॉपर सल्फेट डालना पड़ेगा। याद है नहीं है? सब भूल गए? चलो आ जाओ। गोल्जी बॉडी की खोज किसने करी? कैमिलो गोल्जी नाम के व्यक्ति ने करी। चलो आ जाओ। बेंजीन में कितने सिंगल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है? बताओ। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है 6H12। यहाँ पर क्या होता है? 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो दोस्तों सिंगल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। डबल बॉन्ड पे कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। आप करोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। चलो आ जाओ। सॉरी, C6H6 करो इसको, है ना, H6। ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है यहाँ पर?
हर कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है ना, हर कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, हर कार्बन से एक हाइड्रोजन, हर कार्बन से हाइड्रोजन, हर कार्बन से हाइड्रोजन, हर कार्बन से हाइड्रोजन, ठीक है। तो 3 सिंगल बॉन्ड तो अंदर थे, एक चौथा, एक पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, तो 9 तो सिंगल बॉन्ड हो गए। डबल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3, ठीक है, बोलो, है ना। और मुझे पता है जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, 90% बच्चे ऑप्शन नंबर बी पे टिक करके आएंगे। आगे बात समझ में, 90% बच्चे, 10% सही करके आते हैं तो उन्हीं का ही तो सिलेक्शन होता है, बोलो। अब कमी क्या रह गई आपको पता है? रिवीजन की कमी है। बस एक बार पढ़ लिया बेंजीन, कभी 2 बार कभी रिवाइज करके आपने कभी हाथ से स्ट्रक्चर नहीं बनाया उसका, बोलो। बात सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं मैं? चलो आ जाओ। ब्रायोफाइलम दोस्तों ये एक प्रकार का प्लांट है। ये प्रजनन कैसे करता है, मतलब नए प्लांट कैसे बनते हैं दोस्तों? इस प्लांट की जो पत्तियां होती है ना, पत्तियां, ठीक है, उसके ना ऐसे कुछ खांचे बने होते हैं उसकी पत्तियों में। देखो मैं अगर, अच्छा मैं डायग्राम लगाया, ऐसे खांचे बने होते हैं, तो उसमें छोटी सी बड़ कली जैसा कुछ बनता है। और जैसे ही दोस्तों ये कली आप लोगों के नीचे गिरती है ना, तो नया पौधा बन जाएगा, नया ब्रायोफाइलम प्लांट बन जाएगा। इस मेथड को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कायिक प्रवर्धन। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, ये आपका एक होमवर्क है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ये आपका होमवर्क है, आपका गृह कार्य है। एक क्वेश्चन का आंसर तो दे दोगे? बताओ क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहे हैं क्या? तो जिसने पढ़ा है अच्छे से वो करके आएगा, टेंशन मत लो आप। क्लियर है? चलिए आ जाओ। और दोस्तों बाकी मिलते हैं कल रात्रि 8 बजे। थैंक यू सो मच। कब है आपका एग्जाम? किसी बच्चों का कल एग्जाम है क्या? तो बस अब कल एग्जाम है क्या किसी का? अब किसी का 31 को है, बाकी किसी का 8 का है, किसी का 9 को है, ऐसा कुछ होगा। कल है क्या किसी का एग्जाम? अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है कि सर मेरा 9 जनवरी को है, एक बच्चा बोल रहा है मेरा 8 जनवरी को है। हाँ, अब तो 8 और 9 जनवरी जिसका आ गया वो आ गया, बाकी का होगा फरवरी में, ठीक है। तो अपनी भी एक जो क्लास रहेगी वो एंड रहेगी ग्रुप डी की, मतलब नहीं मैं लेता रहूँगा, क्योंकि यार बच्चों का 8 तारीख को भी है, 9 तारीख को भी है, और फरवरी में भी है कई बच्चों का। क्लियर है? तो बाकी कल मिलेंगे रात्रि 8 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।